So very good evening to everyone. I hope all of you are good and I hope you are having a great day so far, right? आप सभी ने अपना डे अभी तक एंजॉय किया होगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 11th को आप डिस्कस करेंगे. क्लास 11th जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक्चुअली जब हम क्लास 10th में होते हैं तो हमारे जो चैप्टर्स होते हैं जैसे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फिर हमें पढ़ना होता है जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. फिर हम इसमें पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिर हम इसमें पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और एक और चैप्टर है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो अभी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. सो दीज चैप्टर्स आर व्हाट, ये चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं. जब हम 10th से 11th की तरफ मूव करते हैं सो व्हाट विल हैपन, number of chapters in chemistry will increase, right? But to get familiar, to get comfortable, जो first chapter दिया गया है that is related to class 10th and it's like a bridge chapter. Okay? ये एक ब्रिज की तरह काम करता है क्लास 10th और 11th के लिए. जब हम मूव करते हैं क्लास 10th से 11th की तरफ तो होता क्या है, एकदम से हार्ड पोर्शन ना आके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं, व्हाट इज दिस केमिस्ट्री. फिर हम मूव करते हैं टॉपिक्स की तरफ. ओके, सो जो ये चैप्टर हमारा, इसका नाम इसलिए ही दिया गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें एंटायर चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर हमारी क्लास 11th में जो उसमें बेसिक पॉइंट्स यूज होंगे, राइट, जो उसमें बेसिक बातें यूज होंगी, जो फॉर्मुलेज यूज होंगे बेसिक, वो सारी चीजें इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं. जैसे कि हमारे बाकी के जो चैप्टर्स होते हैं जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू विद द सिलेबस. ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हो चुके हैं. अभी जो सिलेबस में जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया. आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यू नो वेरी वेल हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें कौन सा चैप्टर कवर करना होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सिलेबस में नहीं है. ओके, सो जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार सारे चैप्टर्स से आपको चैप्टर्स के नेम बता रहा हूँ सो दैट जो आपका सिलेबस है क्लास 11th का वो आप उससे अच्छे से गो थ्रू हो जाए एंड आपको पता लग जाए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या हमारे चैप्टर्स हैं. सबसे पहले किसी भी क्लास को स्टडी करने से पहले हमें उसके सिलेबस और उसके टॉपिक्स और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं इन सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स. जैसे चैप्टर का नाम है ना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लाइक दैट. ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम. आफ्टर इक्विलिब्रियम वी विल डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शन. देखो रेडॉक्स रिएक्शन जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन,
वहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, redox reactions क्या होती हैं, examples of redox reaction, example of oxidation reactions, example of reduction reactions, what is an oxidizing agent, what is an reducing agent, types of reactions, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, exothermic reaction, endothermic reactions, balancing of chemical equation किस तरीके से कर सकते हैं, what is an unbalanced chemical equation, what is a balanced chemical equation, ये सारी बातें हम क्लास 10th में पढ़ लेते हैं। होता क्या है, इन बातों को और थोड़ा डीपली व्यू में हम कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। वहां पे क्लास 10th में हम एक मेथड पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज न करके रेडॉक्स रिएक्शंस में क्लास 11th में कवर किए जाते हैं दो मेथड्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ एनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे हम आयनिक इक्वेशंस को भी बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम किसको बैलेंस करते हैं, आयनिक इक्वेशंस को भी। हेलो एवरीवन, या वेरी गुड इवनिंग। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द एंटायर चैप्टर्स जो इंक्लूडेड है क्लास 11th में, ठीक है। आफ्टर द रेडॉक्स रिएक्शन हम मूव करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी बोल देते हैं, ठीक है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम नॉर्मल बोल देते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं लाइक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और अदर चैप्टर एस ब्लॉक, हाइड्रोजन्स, वो सारे क्या हो चुके हैं, अभी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये कुछ सिलेबस है जो हमें क्या करना है, कवर अप करना है क्लास 11th में। ये चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है सिंपल सा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे और ये हमारी जर्नी रहने वाली है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर कि हमारा आगे का जो पाथ है, आगे की जो जर्नी है वो क्या होने वाली है, क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज लाइक ए केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in our life, definitely in everything. If you are eating some food, if you are taking some medicines, if you are going somewhere, everywhere chemistry works. Chemistry plays a central role in science and is often intertwined and with other branches of science like physics and biology and others as well. Principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, किसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, किसकी हेल्प से हम बताएंगे, केमिस्ट्री की हेल्प से। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैसे, केमिस्ट्री की हेल्प से। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इतने सारे पेंट्स, डाइज हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, इतने सारे केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम फूड कलर यूज कर रहे हैं, वो क्या है, केमिस्ट्री। एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, फर्टिलाइजर्स। एल्कलीज, इतने सारे एसिड्स, सॉल्ट्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, अलॉयज, ये क्या है, केमिस्ट्री से तो रिलेटेड है सारे। किस पर बेस्ड है, केमिस्ट्री पर बेस्ड है। सो दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम डील करते हैं विद मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड अदर थिंग्स, राइट। सो केमिस्ट्री contributes in a big way to the national economy, definitely. It plays an important role in meeting human needs for food, मैंने आपको बताया था, healthcare products, medicinal chemistry, definitely, other material aimed at improving the quality of life, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। और क्या करती है केमिस्ट्री, आपने सुना होगा सिस्प्लेटिन, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिस्प्लेटिन। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। प्लेटिनम का एक कंपाउंड है, क्योंकि उसने बोला सिस तो हम यहाँ पर लगाएंगे NH3 और इधर भी लिखेंगे NH3, फिर यहाँ पर हम लगा देंगे Cl और इधर भी लगा देंगे Cl। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है PTNH3 होल ट्वाइस एंड Cl होल ट्वाइस। ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है, क्या फॉर्मूला बन गया इसका, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। दिस इज वेरी मच इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। इसके अलावा टैक्सोल विच इज वेरी मच इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। तो समझने वाली बात यह है, अगर मैं सिस प्लेटिन की जगह ट्रांस प्लेटिन ले लेता हूं
तो वो कैंसर थेरेपी में इफेक्टिव नहीं होगा। मीन्स केमिस्ट्री में एक एक पर्टिकुलर कंपाउंड की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। इफ यू आर चेंजिंग द लाइक पोजिशंस, इफ यू आर चेंजिंग द एटम्स, इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग, दैट विल बी व्हाट, कुछ और ही बन के आएगा और उसका रिजल्ट कुछ और होगा। ओके, इट प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। आई होप सो फार दिस इज क्लियर। सो केमिस्ट्री मैंने आपको क्या बताया, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसके साथ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील्स करती है वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स के साथ। आप कह सकते हैं नेचर ऑफ मैटर के साथ, मैटर है क्या उसके साथ, और सारी चीजों को रिलेट करती है, इंटर रिलेट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास के टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताने के बाद, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री बताने के बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ, मैटर की तरफ। व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर क्या हो सकते हैं। मैटर अगर हमें पता लग गया तो फिर मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है, उस सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशंस के बाद हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्टेट्स है मैटर की, वो 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो मैटर की क्लासिफिकेशन हुई उसकी स्टेट्स की। अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करूं तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे मैटर को हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस हो सकता है। क्या हो सकता है मैटर, प्योर सब्सटेंस हो सकता है। मैटर इज मिक्सचर हो, मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक मिक्सचर की फॉर्म में। बहुत सारे एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ। लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज आप अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं आराम से, इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड आपका कोई आयरन का पीस यहाँ पे रखा हुआ है बाहर। ठीक, 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो आपने देखा होगा ये प्रोसेस स्लो तो है, रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस, बट कई बार क्या होता है, अगर ये आयरन का जो पीस है, अगर इसकी क्वालिटी लो है तो होगा क्या, इस पे बहुत जल्दी से एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। इफ द आयरन पीस इज ऑफ हाई क्वालिटी, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि उस पे आएगा ही नहीं, इट विल टेक सम टाइम। आपको पता ही है आयरन की कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे पिग आयरन, कास्ट आयरन एटसेट्रा। ठीक है, अगर ये लो क्वालिटी का आयरन पीस है, सो 2-3 डेज के बाद ही इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की, या फिर 1-2 दिन और आप ले सकते हैं, इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। दीज नंबर ऑफ डेज आर वेरिएबल बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस। ठीक है, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। अभी होगा क्या, ये जो आयरन का पीस है, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मैंने आपसे कहा ह्यूमिडिटी मतलब वाटर प्रेजेंट है। जब आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर के किस में आ रहा है, इन्फ्लुएंस में, मतलब इसके सराउंडिंग में ये चीजें आ चुकी है, मतलब अगर ये इनसे रिएक्शन कर जाता है तो ये कंपाउंड बनाएगा, दैट इज Fe2O3.XH2O। मेरे एक एक वर्ड में इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला कंपाउंड, तो अब हम ये भी समझेंगे व्हाट इज कंपाउंड। मैंने बोला प्योर सब्सटेंस, तो मैं ये समझाऊंगा आपको कि प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे। व्हाट इज दिस प्योर सब्सटेंस, इसे हम प्योर ही क्यों कह रहे हैं, व्हाई इज दिस नॉट इम्प्योर, राइट। इन सभी बातों को हम समझेंगे। Fe2O3.XH2O ही मैंने क्यों लिखा है, मैंने Fe3O4 क्यों नहीं लिखा, या फिर कुछ और क्यों नहीं लिखा, या इसका नाम क्या होगा, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अब हुआ क्या, आयरन का पीस रखा हुआ है, आपने 2 से 3 दिन बाद बारिश जब रुकी, आप गए यहाँ पे और आपने देखा कि आयरन के पीस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ चुकी है, इस टाइप के कुछ। ठीक है, ये आ चुकी है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर को आप हाथ से टच कर सकते हैं और आप उसको वहां से अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको किसी जैसे एक रिग मार होता है, उसके हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एंड यू कैन सी जो पाउडर फॉर्म में आपके पास आएगा वो भी आयरन ही है, दैट इज नथिंग, दैट इज Fe, बट वो Fe की फॉर्म में नहीं है अभी,
वो किस फॉर्म में है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3.XH2O, मतलब वो रस्ट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? रस्ट। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नेम्ड एज रस्टिंग। क्या बोल देंगे इसे? रस्टिंग। अब ऐसा नहीं रस्टिंग एक मेन ब्रांच है, रस्टिंग तो एक साइड है। मतलब ये मेन ब्रांच इसकी क्या है? कोरोजन। मेन वर्ड जो इसके लिए हम यूज करेंगे वो क्या है? कोरोजन। कोरोजन। कोरोजन का एक सब टाइप आप समझ सकते हैं रस्टिंग, ठीक है। अब कोरोजन रस्टिंग है, रस्टिंग कोरोजन ऐसे नहीं बोलेंगे। कोरोजन के अंदर आएगा टेर्निशिंग भी आ सकता है। टेर्निशिंग क्या होता है? टेर्निशिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने सिल्वर के आइटम्स लिए, सिल्वर की ज्वेलरी ली, सपोज एनीथिंग। अभी क्या होगा, आपने देखा होगा घर में भी, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं। ओके, देन व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि सिल्वर जो आपने एकदम शाइनी कलर की ली थी ज्वेलरी, अभी उसका कलर चेंज होने लगा है। एंड you will see after some time, not in 1 or 2 days, 1 month, it will take 1 month, sometimes 2 months, sometimes 3 months also. These number of days are variable according to the environmental conditions, according to the atmosphere. अभी होगा क्या, सिल्वर का जो सिल्वर की जो ज्वेलरी है आपकी, ओके, जो आपकी सिल्वर की ज्वेलरी है उसके ऊपर एक लेयर आने लगती है। किस चीज की लेयर और कैसा कलर होगा उस लेयर का? वो लेयर होगी आपकी ब्लैक कलर की। सिल्वर होने लगती है एक तरह से ब्लैक। सिल्वर ब्लैक नहीं हुई है, सिल्वर के ऊपर एक लेयर आने लगी है ब्लैक कलर की, बट वो है सिल्वर से ही बनी। उस ब्लैक कलर की लेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है, जैसे यहाँ पे आयरन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, जो ये आयरन का पीस था, थोड़ा सा वापिस आता हूँ, ये जो आयरन का पीस आपने लिया था, अभी हुआ क्या, आयरन का पीस अगर आपने मान लीजिए सपोज करिए इसका वेट 1 kg रखा था, तो डेफिनेटली अगर वहां से 100 ग्राम रेडिश ब्राउन कलर की जो ये पाउडरी फॉर्म आपके पास आई है, तो 1 kg में से कुछ ना कुछ अमाउंट तो कम हुआ होगा, क्योंकि आयरन ने तो रिएक्शन करी है, तभी तो ये रस्टिंग हुई है, तभी तो रस्ट बना है, तभी तो Fe2O3.XH2O का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो कोरोजन या टेर्निशिंग या रस्टिंग ये क्या है? डेके ऑफ मेटल, डेके ऑफ मेटल, डेस्ट्रॉय ऑफ मेटल, ठीक है, डिटोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। क्या है ये? ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब ये कोरोजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, चैप्टर 1 में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, बट ओनली बेसिक थिंग्स। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हम रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि एक ब्रिज बन जाए क्लास 10th और 11th के बीच में, और आपको 11th में जंप करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सो ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, कोरोजन कैन हैपन। अब ऐसा नहीं है एक ही गैस सभी मेटल्स पर अटैक करेगी, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ सिल्वर मैंने बताया ब्लैक कलर की लेयर बनती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। किसकी वजह से बन रही है? सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन में। यहां पर ऑक्साइड बन रहा था, यहां पे सल्फाइड बन रहा है। इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, राइट? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखा है। आई होप यू ऑल हैव सीन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एक्चुअली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज shiny brown in color, but now if you will see it looks like green in color, है ना? ग्रीन क्यों हो गया? वो कॉपर के बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? कॉपर से। अभी हुआ क्या, ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, कॉपर ने रिएक्शंस करी और बना लिया कॉपर कार्बोनेट। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ, ओवर द सरफेस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, what will happen? It looks like green in color. कैसा दिख रहा है ये अभी? ग्रीन इन कलर। तो किस वजह से दिख रहा है वो ग्रीन? ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ पे कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपका सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, दिस कोरोजन, ये भी कोरोजन है, आयरन के केस में भी कोरोजन है तो ये कोरोजन ही भाई। यहाँ भी डिके ऑफ मेटल हो रहा है, इधर भी डिके ऑफ मेटल हो रहा है। तो इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज टेर्निशिंग। क्या कहते हैं इसे हम? टेर्निशिंग। बट इन केस ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज रस्टिंग। तो बेसिक सी बातें हैं दैट यू हैव टू लर्न, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल भी होते रहे।
आपको बातों को रिवाइज करना है, बार बार रिकॉल करते रहना है, ताकि हम चैप्टर में 1 टॉपिक से अगर 10th टॉपिक पे पहुंच चुके हैं तो आप फर्स्ट टॉपिक को ना भूल जाएं। इसलिए सभी चीजों को रिलेट करते हुए चलना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ऑल टॉपिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं। मैंने कंपाउंड वर्ड बोल दिया, प्योर सब्सटेंस बोल दिया, मिक्सचर वर्ड यूज कर रहा हूँ, आयरन बोल रहा हूँ, सिल्वर बोल रहा हूँ, कॉपर बोल रहा हूँ। क्या है ये? दीज आर एलिमेंट्स। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर देयर। आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए XYZ, आप क्या देखेंगे? आप उसकी बैक साइड देखिए, उसकी कॉम्पोजिशन देखिए, उसमें केमिकल्स होंगे, उसमें पर्टिकुलर ड्रग रहेगा, उसकी कॉम्पोजिशन रहेगी। ड्रग मतलब मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस आपको पता है? एक चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अभी सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th में, उसमें हम ड्रग एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स और मेडिसिन में कोई डिफरेंस नहीं है, मेडिसिन भी एक तरह से ड्रग है, बस मेडिसिन एक लिमिटेड अमाउंट में एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में ली जाती है, तब तक वो मेडिसिन है। अगर आप उसे हैबिचुअल बन के ले रहे हैं, दैट विल बी ड्रग। सपोज करिए अभी मान लीजिए किसी को कोल्ड हुआ, उन्होंने कोई मेडिसिन ली और मेडिसिन से वो कोल्ड से ठीक हो गए। ठीक है, कुछ टाइम बाद 1 और 2 वीक बाद फिर से कोल्ड हुआ, फिर से मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गई, फिर कोल्ड हुआ, फिर मेडिसिन ली, फिर ठीक हो गई। अभी हो क्या गया है? हैबिचुअल हो चुके हैं वो, जब भी कोल्ड होगा मेडिसिन से ही ठीक होंगे। तो ये एक तरह से अब बन चुका है ड्रग। तो मेडिसिन तब तक है जब तक वो लिमिटेड अमाउंट में ली जाए। ठीक है, और ड्रग्स कब बन जाते हैं? जब उनकी हैबिट लग जाती है। ठीक है, तो ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग्स मेडिसिन आर ऑल्सो ड्रग्स, ये चीज हमें माइंड में रखनी है। ठीक है, तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कि आप PCM से समझ सकते हैं, पैरासीटामोल, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आप एस्पिरिन देख सकते हैं, जो क्या करती है? हार्ट अटैक से प्रिवेंट करती है। इसको बैन भी कर दिया गया है कुछ कंट्रीज में। ठीक है, एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज हेल्प्ड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद ए फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। कुछ ऑल्टरनेटिव्स बनाए गए हैं, सेफर ऑल्टरनेटिव्स आप कह सकते हैं, टू एनवायरमेंटली हैजर्डस रेफ्रिजरेंट्स। जो आपके रेफ्रिजरेंट्स हैं, जैसे कि आपके हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेंट्स में। AC आप जो यूज करते हैं, हम जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उनमें से जो उनके कंप्रेसर्स होते हैं, जब वो वर्क करते हैं तो वहां से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यू नो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर एनवायरमेंट। ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लीशन करते हैं। ये ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोरो मोनोऑक्साइड बनाते हैं, और फिर वो ओजोन लेयर O3 ना बन के O2 बनती चली जाती है। और क्या होता है? O3 दैट इज ओजोन, और O3 रह नहीं पाएगी। व्हाट विल हैपन? लाइक हम सपोज यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसके ऊपर एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट टाइप में, वो ब्लैंकेट है किसका? ओजोन लेयर का। अब उस ब्लैंकेट में होते जा रहे हैं होल, तो होगा क्या? जहां जहां पर होल होंगे वहां से UV रेज सनलाइट की एंटर होती रहेंगी। UV rays are very very harmful for our skin, for our health, different types of cancers वो बना देती हैं। ठीक है, आई की डिसीजेस हो जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 है, जैसे CF2Cl2, CF2Cl2, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज CFC, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन द स्ट्रेटोस्फेयर, have been successfully synthesized। तो इसके सेफर ऑल्टरनेटिव्स बना चुके हैं हम। ये किस बेसिस पर बन रहे हैं? केमिस्ट्री के बेसिस पर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। वन सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। अभी भी प्रॉब्लम क्या है? जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स यहाँ से निकलते हैं। आप देखते होंगे व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी यूज करने लगे हैं, जो पॉल्यूटेंट्स यहाँ से निकलते हैं उनको डायरेक्टली कन्वर्ट करते रहते हैं नॉन पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस में। सो ये सभी इंपॉर्टेंस हैं किसकी? केमिस्ट्री की।
और ये प्रॉब्लम्स भी हैं, आप ये देख सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होती रहेंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, अब वर्ड यूज हुआ बायोकेमिकल, मतलब बायो और केमिस्ट्री दोनों ही यूज होंगे। अब एंजाइम्स वर्ड यूज हो गया, सबसे पहले आया एंजाइम। एंजाइम्स आर नथिंग, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। Enzymes are used for large scale production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. एंजाइम जैसे लैक्टेज एंजाइम आपने सुना होगा, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है। एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। इंटरेस्टिंग बात यह है, एंजाइम्स जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं ना, वो होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे किसी भी लॉक को उसी की से खोला जा सकता है। मान लीजिए कोई लॉक है जो हमारे घर में लगा हुआ है, एक लॉक है जो हमारे लॉकर में लगा हुआ है। क्या आप जो घर वाली लॉक की है, कैन यू ओपन दिस लॉक विद दैट पर्टिकुलर की, या किसी और की से आप इस लॉक को ओपन कर सकते हैं? नो। व्हाई? बिकॉज इस लॉक के जो कैविटी है, जो इसका खांचा है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि इसी चाबी से उसको ओपन किया जा सकता है। सेम एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, और ये उसी रिएक्शन को जिसके लिए वो एंजाइम बना है कैटलाइज कर सकते हैं। सो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। इसी वजह से बॉडी में जिस हार्मोन की रिलीज होना बंद हो जाता है, जिस एंजाइम की कमी एक तरीके से हो जाती है, तो वही डिसीजेस हमारी बॉडी में आने लगते हैं। To be good chemist and to accept such challenges, one needs to understand the basic concepts of chemistry. अगर आपको गुड केमिस्ट बनना है, या फिर इस टाइप के चैलेंजेस को दूर करना है, और या फिर केमिस्ट्री में डेफिनेटली केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेनी है, तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हम बिगिन करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जब भी केमिस्ट्री की बात होगी, सबसे फर्स्ट वर्ड ही आएगा मैटर। अब ये मैटर है क्या? अभी राइट नाउ यू आर सिटिंग, राइट, आप किसी भी चीज पर बैठे हो, लाइक टेबल, बेड और चेयर और एनीथिंग, यू आर सिटिंग, यू आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस ना, ओके, यू आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड डेफिनेटली यू हैव सम वेट, बिकॉज हम माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो वेट वर्ड यूज ना करके मैं मास वर्ड यूज करूंगा। तो यू आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड यू आर हैविंग सम मास, एंड नॉट यू, every human, every animal, every plant, and not these living things, non-living things also. This pen, notebook, table, chair, laptop, mobile phone, tab, are food items, clothes. These things are occupying some space. These things are having some mass. अगर चीजों के पास स्पेस है, मास है, and they can be perceived by our senses, so that is known as matter. Let's take some examples. Pen is a matter, yes. Copy, notebook is a matter, yes. Notebook is a matter. अभी कुछ confusions create होती हैं, very little confusions, okay, I am not going in very deep, yeah. Like air is matter or not? Air, some students are thinking like air is matter or not, because what? Nothing. आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यू कैन प्रूव दैट एयर इज अ मैटर, एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड डेफिनेटली एयर इज हैविंग मास। अब कैसे पता लगा? व्हीकल्स हैं, टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं। आप एक एम्प्टी ट्यूब का मतलब डिफ्लेटेड ट्यूब का वेट कर लीजिए, सपोज 10 कुछ भी है, 1 kg ले लेते हैं, चलो 1 kg, एंड देन यू कैन फिल द एयर कंप्लीटली, एंड इन्फ्लेटेड ट्यूब का आप फिर वेट ले लीजिए, filled with air, चाहे कुछ भी डिफरेंस आए, अमाउंट 1 kg से ज्यादा होगा।
मोर देन 1 kg। इससे ये तो पता लग गया कि इसके पास मास है। इससे क्या पता लगा कि इसके पास मास है। अच्छा, स्पेस के लिए आप देखो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताऊं, नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम एज वेल, और आपने ट्राई भी करी होगी। यू कैन टेक ए बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इतना होना चाहिए, हाफ से ज्यादा लगभग, है ना, ताकि एक्टिविटी सही से हो सके। एक मग ले लीजिए, मग को एकदम से इन्वर्टेड कर लीजिए, उल्टा एकदम। सपोज करिए यहां तक इसमें वाटर प्रेजेंट है, देन मग को इसमें एग्जैक्टली उल्टा नीचे करने की कोशिश करिए, एग्जैक्टली उल्टा प्लेस करने की कोशिश करिए, सिंक करिए उसको, डुबोइए उसको, एग्जैक्टली उल्टा, कहीं से स्पेस नहीं मिलना चाहिए एयर को एस्केप होने। अभी होगा क्या, जब आप इस मग को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और क्योंकि वाटर कम है और आप ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, इस वाटर को ऊपर की तरफ इस तरीके से धकेलता रहेगा, पुश करेगा, और यहां इस अपना स्पेस बनाता रहेगा, जितना भी आप नीचे ले जा पाए। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेशर, आपका फोर्स कितना है। मान लीजिए आपने कुछ इंचेस तक नीचे लेके भी गए, अब आप ये समझिए ध्यान से, इस मग के अंदर अभी तक पानी नहीं गया, जब तक आप इसको एग्जैक्टली इन्वर्टेड रखेंगे, मतलब कहीं से भी इसको टिल्ट नहीं करेंगे और एयर को एस्केप होने का मौका नहीं देंगे। यहां पर इसके अंदर क्या था, हमें दिख रहा था खाली, विद द नेक्ड आइज हमें एयर तो नहीं दिख रही थी। तो हुआ क्या, हमें दिख रहा था ये खाली, बट एक्चुअली इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, एयर। वैक्यूम तो नहीं था, एयर प्रेजेंट थी। तो इमीडिएटली क्या हुआ, एयर को स्पेस मिला नहीं बाहर एस्केप होने का। और अगर यहां पर एयर प्रेजेंट है, मैटर की इक्वालिटी है, अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूं तो सेम टाइम पे उसी जगह पे कोई दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता। अगर मैंने पेन यहां पे रख रखा है तो इसी एग्जैक्टली डायमेंशंस में, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी टाइम पे यहां पर दूसरा पेन हम नहीं रख सकते। एक बार मैटर ने जो चीज ऑक्यूपाई कर ली वो कर ली, उसके बाद जब तक मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा तब तक यहां पे दूसरी चीज नहीं आएगी, ठीक है। तो मैटर स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं, वो जब तक हम उन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, उन्हें वहां से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक कोई और दूसरा मैटर उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे आर हैविंग मास, ये बात हम बता रहे हैं, और मैं अब प्रूव कर रहा हूं कि एयर के पास मास भी और स्पेस भी है। स्पेस, मास तो देख लिया हमने, स्पेस आप कैसे देखेंगे, जब आप यहां पर देखेंगे और आप इस मग को वापस लेके आइए, आप देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये बिल्कुल भी कहीं से भी वेट नहीं हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज एयर इज ऑक्यूपाइंग स्पेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस मग, एंड it doesn't allow the water to come inside because air is not getting any chance to escape from this mug. So that is the reason. So अगर air space occupy करती है तो water अंदर नहीं आएगा। जैसे ही आपने उसको टिल्ट किया, थोड़ा सा भी टिल्ट किया, एयर को स्पेस मिल जाएगा इमीडिएटली बाहर निकलने का, और वाटर अंदर चला जाएगा, एयर बाहर आ जाएगी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट योर होम। Not only this, you can take like a syringe, and fill this syringe with water, ठीक है। उसके आगे की जो निडल होती है उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, एंड जो प्लास्टिक का पोर्शन है उसे थंब से क्लोज कर लीजिए, ओके। अभी आप क्या करिए, वो उसमें प्रेस करने की कोशिश करिए, जो पीछे का उसका पिस्टन है उससे प्रेस करिए, कुछ इस टाइप की निडल रहती है, यहाँ पे उसकी इस टाइप से वो निडल रहती है, और यहाँ पे मैंने उसका बना दिया मान लीजिए पिस्टन, ठीक है। अब जो ये नीडल है इसको आपने रिमूव कर दिया, प्लास्टिक का पोर्शन है, आपने उसको थंब से क्लोज कर लिया, आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसमें वाटर फिल कर लिया था, कोई भी लिक्विड, नॉट वाटर, कोई भी लिक्विड आप फिल कर सकते हैं। आपने फिल कर लिया, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश नहीं हो रहा है, लिक्विड को आउट कर दिया, एकदम से उसको ड्राई कर लिया, और फिर आपने उसको पीछे की तरफ खींचा, फिर उसको थंब से प्रेस किया, फिर पुश कर रहे हैं, पुश नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले तो लिक्विड था, अब क्या है? तो
एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, एक बार आप मतलब जैसे होता है ना कि हम कोई व्हीकल यूज करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार गर्म हो जाए, मतलब एक पर्टिकुलर उसमें आ जाए एनर्जी में, उसके बाद तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। नॉट ओनली व्हीकल, आप अपने आप से ले लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले या कुछ आप एकदम से रनिंग करना थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, पहले वार्म अप करेंगे, तो इट्स लाइक ए वार्म अप, राइट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो ये चैप्टर है, इट्स लाइक ए वार्म अप, कि हम अब केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इट्स लाइक ए वार्म अप। अब समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो इसका मतलब यहां से 2 एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वी हैव प्रूव्ड दिस पॉइंट। मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, यू कैन ट्राई, यू कैन थिंक एनी अदर एक्टिविटी एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, so this is about that air occupies space and having mass. Now the next question is like, what are the things that are not considered as matter? So there are so many things that are not considered as matter, जैसे कि आपकी फीलिंग्स। अब फीलिंग्स का कोई स्पेस थोड़ी है, कोई मास थोड़ी ऑक्यूपाई कर रही है। फीलिंग्स लाइक लव, हैप्पी, सैड, etc. These things are not occupying any space. Emotions कह सकते हैं हम, emotions. Smell doesn't occupying any space, doesn't having any mass. Smell, it is not matter, etc. Let's come back. Let's understand the nature of matter. As I told you the definition of matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space is called matter. And everything around us is matter. What is this matter? Like book, pen, pencil, water, air, all living beings, humans, animals, plants, they are composed of matter. All things are composed of matter. Interesting, very interesting. ये तो हम स्मॉलर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। फिर नई बात क्या आई, नई बात भी बताएंगे डेफिनेटली। दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। हमें मैटर के बारे में पता लग गया, मैटर के नेचर के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैटर किससे बना हुआ है। बहुत सारे आपके क्या आए थे, केमिस्ट आए थे, बहुत सारे आपके साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इन बारे में बताया था, ठीक है। तो मैटर के बारे में बताया था, मैटर को डिफाइन किया था। सो मैटर को क्लासीफाई किया गया है। मैटर जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली वो 3 फिजिकल स्टेट में करेगा। अभी तो और भी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा, बीईसी, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैम, वी आर डिस्कसिंग ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी आर डिस्कसिंग ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द इंटरेस्टिंग पार्ट, पहले थोड़ा सा बैक आते हैं। मैंने आपको बताया मैटर, अभी आपको पता लग गया मैटर के बारे में। अभी बहुत सारे रिसर्चर्स थे, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, महर्षि थे जिन्होंने बताया था, महर्षि कर्नड, फकुदा कत्यायामा, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, जॉन डाल्टन। ये कुछ बेसिक से वर्ड्स बताए मैंने, मतलब बेसिक मतलब जिन्होंने बहुत इनिशियल बातें बताई थी। उसके बाद तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है। सो मैटर एक्चुअली, द क्वेश्चन इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? So there is a word atom. Atom is something that is smallest particle. And matter is made up of atom. Matter is made up of what? Atom. What is matter made up of? Matter is made up of atom. Atoms are the smallest particles. जिन्हें उस टाइम तक, जॉन डाल्टन के टाइम तक बोला गया था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, उन्हें क्या कहेंगे हम? एटम्स, ठीक है। अब हमें मैटर के बारे में पता लग गया, हमें एटम के बारे में पता लग गया। अब बोला गया एक वर्ड एलिमेंट, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स अभी तक हमारी जो प्रेजेंट हमारे पास वो है 118 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया इस तरीके से, ठीक है। और नीचे भी 2 रोज रहती हैं जिनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे अपने चैप्टर
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल की जो फॉर्मेशन है किस तरीके से हुई, किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से एलिमेंट्स के ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरीके से इनकी सिस्टमेटिक स्टडी होती है, ये सारी बातें हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे 118 एलिमेंट प्रेजेंट है एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज देयर व्हाट आर एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स आर नथिंग, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। अब वर्ड आ गया प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं वापस प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस पे मूव करने से पहले हम पहले स्टडी करेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में। मैटर एक्चुअली में एग्जिस्टेंस देखी गई मैटर की 3 स्टेट में, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी एक जनरल वर्ड है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं। दिस टेबल इज सॉलिड, दिस वाटर इज लिक्विड, टेक सम लिक्विड अदरवाइज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, टेक सम एनीथिंग, जूस, राइट। गैसेस, you know very well gases. If you have deflated balloon and you are blowing in you are blowing for what? To inflate the balloon, right? So what will happen? You are actually blowing out air from your mouth into the balloon or inside the balloon, you can say, and balloon will get inflated. बैलून विल गेट इन्फ्लेटेड, बैलून एक तरह से इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। सो जो मैटर है, जैसे आपने देखा वाटर, ये मेरे पास एक बोतल है, आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, अभी लिक्विड। अच्छा, अभी ये लिक्विड किस में प्रेजेंट है? बोतल में। अब बोतल की शेप कुछ पर्टिकुलर सिलेंडर तो नहीं कहूंगा, कार्ब बने हुए हैं, तो कुछ ऐसा मेरी समझ में आ रहा है कि बोतल में अगर ये प्रेजेंट है तो इसने बोतल की शेप ले रखी है। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं किसी अनदर वेसल में तो उसकी शेप ले लेगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ पेन इस बोतल में फिल कर दूं तो क्या पेन बोतल की शेप ले लेंगे, अपनी शेप रखेंगे? अपनी शेप रखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है, आई वांट टू एक्सप्लेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वी हैव वाटर इन बोतल and bottle is what like we have water in bottle and water is occupying some space, having some mass. Definitely water is matter. Matter की कुछ states हैं, solid, liquid and gas. So this water is taking the shape of this bottle. If I want to transfer the water from this bottle to any other vessel, so it will take the shape of that particular vessel. It doesn't like that दिस पर्टिकुलर पेन इस पर्टिकुलर पेन की तरह नहीं है, इस पेन की शेप अपनी ही बनी रहेगी। चाहे आप इसे टेबल पर रखें, आप इसे किसी वेसल में रखें, आप इसे कहीं बाहर रखें, इसकी शेप इसी टाइप से रहेगी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग, यस। सो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टीज, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। You have water formed as H2O in solid form named as ice. You have water formed as H2O. Listen me very carefully. Formed as H2O named as liquid. This is nothing, that is simple water, liquid water. You have H2O in gas form. This is named as like steam, water vapors, etc. You can say steam. So matter can exist in 3 states: solid, liquid and gas. You can take like a cup of tea, ठीक है।
एक कप ऑफ हॉट टी, एकदम गरम गरम टी है, ये गरम एकदम। तो यहां से कुछ वेपर्स आ रहे हैं, हमने देखा ही होगा। तो ये वेपर्स किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। जो टी है वो क्या है? लिक्विड। अच्छा, कप क्या है? कप ने अपनी शेप चेंज करी? नहीं। तो कप क्या है? सॉलिड। यहां पे एक शुगर क्यूब रखी हुई है, शुगर क्यूब क्या है? सॉल्ट। व्हाट इज दिस शुगर क्यूब? सॉल्ट। तो मैटर की थ्री स्टेट्स are three states of matter: solid, liquid and gas. So first of all, let's understand what is solid, what is liquid, what is gas. The constituent particles of matter in these three states can be represented as shown figure. In this figure आप देख सकते हैं कि solid के जो particles हैं they are very close to each other. Liquid के particles में थोड़ा space है, very close and very less space. Very close and very less space. कौन सा space? Interparticle space. Very less interparticle space. What about this liquid? Liquids have some space more than solids, but less than liquids. More than solids, but less than liquids. Less than liquids. What about these gases? You can see the particles. If I will draw in these three boxes, I can explain this point very clearly. Suppose I have taken the identical boxes, right? So you can see here, this is very interesting. Listen me very carefully. If the particles are very close, if the particles are very close, this is named as solid. It means you can represent the constituent particles like this. It means you can say interparticle space is very less and interparticle force of attraction is very high, is very strong. The interesting point is here, you can see liquids. If I want to represent the liquid, you can see here I can represent like this. I can increase the space between the constituent particles. So what will happen? The interparticle space will increase and interparticle forces of attraction will decrease. And if I want to represent the gas, the space will be very high. They are free to move. Actually, they are free to move. This is about some solid, liquid and gas. I am giving you an overview, but I will discuss the properties of solid, liquid and gas, okay, in deep. So these three figures are representing solid, liquid and gas. So you can say this is like condition of ice, this is like condition of liquid water, and this is like condition of steam, right? If I'm not wrong. Okay. Now let's move to the next points. Before the states of matter, I want to tell you the characteristics of particles of matter. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई. पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, दे आर ऑक्यूपाइंग स्पेस. ये बात कैसे पता लगी? वो मैंने आपको बता दी, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये नहीं कह सकते हम, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा. तो हमें यूज क्या करना है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, right? Apart from this, you can say they have some
interparticle space as well, and they are continuous in motion. They are continuously moving. So particles are held very close to each other in solids in an orderly fashion, and there is not much freedom of movement. Not much freedom of movement, and the nature of solid depends on the packing. कि कितनी क्लोज पैकिंग है, कितने टाइटली पैक्ड है, वो कितने क्लोजली पैक्ड है, कितने टाइटली पैक्ड है, इस बात पे भी डिपेंड करता है. लाइक चौक इज ऑल्सो ए सॉलिड, पेन इज ऑल्सो ए सॉलिड, एंड आयरन रोड इज ऑल्सो ए सॉलिड. तो आयरन रोड को तो इजीली आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, चौक को कर सकते हो. ठीक है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फोर्स, और आप कह सकते हैं टाइटली कितना पैक्ड है, क्लोजली पैक, क्लोज पैकिंग किस टाइप की है. In liquids, the particles are close to each other, but they can move around, and they have more interparticle space as compared to solids. Next part is, in gases, the particles are very far apart from each other, and as compared to those present in solid or liquid states, and their movement is very easy and fast as compared to solids and liquids. As compared to solids and liquids. The next point is, let's understand the properties of solids. Solids have definite volume and definite shape. मतलब फिक्स तो हो गई वॉल्यूम एंड फिक्स्ड हो गई शेप. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. अगर उनकी शेप फिक्स है, अगर उनकी क्या है, शेप फिक्स, एंड वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड. नेक्स्ट आता है लिक्विड्स. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. बिल्कुल ठीक बात, मैंने आपको बताया ना, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. दे कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल, of any container in which they are kept. In which they are kept. अगर आपने कुछ इस तरह की कैविटी में किसी लिक्विड को ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसका एग्जांपल आप पता है कैसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो शेप ले लेते हैं. आपने कभी आइसक्रीम ना बोल के मैं बोलूं सिंपल आइस, जो मिल्क वाली आइस होती है, वो आपने घर पे कभी फ्रीजर में रख के और मतलब बनाई है और उसको खाया है कभी? आई मीन टू से, एक फ्रीजर में हमारे पास एक ट्रे आती है कुछ इस टाइप की, फ्रिज के साथ, जिसमें कुछ इस टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, क्यूब्स बनाने, नॉट क्यूब्स, लाइक आइस के स्मॉल पीसेस बनाने के लिए. वो क्यूब्स तो होते नहीं है, स्मॉल पीसेस बोल सकते हैं आप. अगर आप उसमें इस वाटर को फिल करते हैं, मिल्क को फिल करते हैं, तो होगा क्या, उसी टाइप का वो शेप ले लेगा, और जब उसको सॉलिडिफाई करेंगे तो वो उसी शेप में निकल के बाहर आएगा. इंटरेस्टिंग. आप इस टाइप की ना लेंगे, आप इस टाइप की भी ले सकते हैं, कौन टाइप में, आप ऐसी कैविटी भी ले सकते हैं. आप किसी भी तरह की कैविटी में अगर लिक्विड का ट्रांसफर करेंगे, सॉलिडिफाई करके देखिए, उसकी शेप उसी तरह की हो जाएगी. मतलब लिक्विड्स के अंदर ये क्वालिटी है, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. दे कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर, एनी वेसल इन विच दे आर केप्ट. सॉलिड्स के अंदर की क्वालिटी क्या है कि दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग, दे आर नॉट टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ एनी पर्टिकुलर कैविटी. ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड शेप, उनकी शेप फिक्स्ड है, उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है. दे डू नॉट चेंज देयर वॉल्यूम अगर आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं. बट गैसेस के अंदर तो और भी क्वालिटी देखो खतरनाक है, क्या कि गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है ना फिक्स्ड शेप है. दे कैन टेक अप और दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, अगर कहीं पर भी कोई भी गैस थोड़ी सी लीक होती है तो इमीडिएटली हमें पता लग जाता है. रीजन,
क्योंकि गैसेस की जो डिफ्यूजिंग पावर है दैट इज वेरी हाई। गैसेस बहुत फास्टली मूव करती है, काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड ज्यादा होती है, एंड वो फ्रीली मूव करती हैं एंड कंप्लीटली मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करने का ट्राई करती हैं। जितना स्पेस अवेलेबल आपने कर दिया उतने स्पेस को ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेंगे कौन? गैसेस। सो गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, मतलब नीदर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, no fixed shape. Again repeating, they completely occupy the space in the container in which they are kept, in which they are placed. तो एक क्वालिटी हमें ये पता लगी, सॉलिड्स की जो फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड्स की शेप भी शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, और गैसेस की ना शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट? These are the properties of solid, liquid and gases. We are discussing the properties of solid, liquid and gases. And next point is like 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Some more properties I want to tell you of solid, liquid and gases. आप क्या कह सकते हैं? These are basic, as I told you already, this is the basic chapter. So this is like a bridge for you. Fixed volume, fixed shape, definite volume, definite shape. Fixed volume, not fixed shape. अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया और आप उसे बोतल से किसी अनदर बोतल डिफरेंट टाइप की बोतल में एंड फिर उससे किसी और वेसल में या और कंटेनर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, लीटर रहेगा 1 ही बट शेप चेंज होती रहेगी, तो मतलब नॉट फिक्स्ड शेप. Shape and volume both are not fixed. ऐसा क्यों है सॉलिड्स में? सॉलिड्स के पार्टिकल्स मतलब आप क्या कहेंगे, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस और यू कैन से negligible interparticle space, and they have strong interparticle forces of attraction and good close packing as compared to liquid and gaseous particles. In case of liquids, the interparticle force of attraction or intermolecular forces of attraction is somewhat weak as compared to solids and high as compared to gases, right? And the interparticle space in case of liquids is more than that of solids but less than that of gases. In gases, the interparticle space is very high, or you can say they have negligible interparticle, और या फिर आप कहेंगे intermolecular forces of attraction. ये आपकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की. सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास थर्मल एनर्जी थोड़ी कम होती है. काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चलिए. सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है, मतलब वो इजीली मूव नहीं करते. गैसेस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो इजीली मूव कर जाते हैं. सॉलिड्स की जो डिफ्यूजन पावर है वो थोड़ी कम होती है, लिक्विड्स की उससे थोड़ी ज्यादा और गैसेस की बहुत ज्यादा. गैसेस पार्टिकल्स कैन इजीली डिफ्यूज, लिक्विड पार्टिकल्स कैन नॉट इजीली डिफ्यूज एज कंपेयर लाइक इफ वी आर कंपेयरिंग विद गैस. मतलब डिफ्यूज तो कर देंगे. अगर आपने क्या लिया, डिफ्यूजन विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये भी आपको मैं बता देता हूँ. इफ यू आर टेकिंग 2 cups of water and in 1 cup if you are taking cold water, same amount, same volume, and in another cup you are taking hot water, same volume, एंड अगर आप एक ड्रॉप इंक यहाँ पे प्लेस करते हैं, व्हाट विल हैपन, ड्रॉप करते हैं. सो इन केस ऑफ कोल्ड वाटर डिफ्यूजन विल बी स्लो, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ऑन विल बी स्लो, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिफ्यूजन, दैट विल बी स्लो इन केस ऑफ कोल्ड वाटर. बट इन केस ऑफ हॉट वाटर it will be fast. But why? Because due to the increase in temperature, kinetic energy will increase, particles will collide with each other very quickly and they will intermix with each other very quickly, very fastly.
Okay, so we were discussing about solid, liquid and gas. And कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैस क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है, और उसकी थर्मल एनर्जी कितनी हाई है। जितनी हाई थर्मल एनर्जी होगी, रूम टेम्परेचर की अगर बात करूं, एट रूम टेम्परेचर अगर मैं बात करता हूं, तो जितनी हाई थर्मल एनर्जी होगी उतनी जल्दी उतना ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। थर्मल एनर्जी कम रहेगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज, मान लीजिए रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर गए, मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और किसी की थर्मल एनर्जी इतनी है कि वो 32 पे आते ही क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो 32 जैसे टेम्परेचर आ तो एक्चुअली में उसकी जो स्टेट मिलेगी हमें, क्या मिलेगी रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड। तो थर्मल एनर्जी पे भी डिपेंड करती है बातें, ठीक है। बाकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ओके, एंड व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरपार्टिकल स्पेस, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस। इनकी प्रॉपर्टीज के जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को। क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ decreasing order of interparticle forces of attraction? Definitely in case of solids, the interparticle forces of attraction is very strong, then liquid, then gases, then gases. The interesting part is that three states of matter are there, solid, liquid and gas, and they are interconvertible just by changing the condition of temperature and pressure. If I will go with the temperature change, so if you are increasing the temperature and you are converting solid to liquid like ice to water, this process is named as, you know very well, melting or fusion, ठीक है। and the temperature at which this process happens, मतलब at the temperature at which solids change into liquid is named as melting point। मतलब हीट करने से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, अगर आप फर्दर हीट करेंगे तो लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, इज नेम्ड एज वेपराइजेशन। दैट कैन बी डन इन टू वेज, ईदर बाय बॉइलिंग और बाय evaporation। Boiling is nothing that will happen at boiling point, and evaporation is the conversion of liquid particles to gaseous particles at any temperature but below the boiling point. That is the point here. But if you are increasing the temperature, particles' kinetic energy will increase. They will get the sufficient amount of energy that will, what you can say, that will overcome the interparticle forces of attraction present between the particles, and they will convert their states। मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर इंक्रीज करके आप जा सकते हैं। बट अगर आप फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फिर आप वापस भी आ सकते हैं। मतलब गैस टू लिक्विड इज इजी, कैसे, टेम्परेचर विल डिक्रीज, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दे विल कम क्लोज and they will release energy, to decrease their kinetic energy। listen me very carefully, if you are decreasing the temperature, it means particles will release energy to decrease the kinetic energy, they will come close to each other and their interparticle space will get decreased, interparticle force of attraction will increase, their kinetic energy will decrease, and they will convert themselves, the gaseous particles convert themselves into liquid state, and if you will decrease the temperature further, then the liquid particles will convert themselves into solid state with the same phenomena, same process। So gas to liquid is named as condensation। जैसे आपने देखा हो गया ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, है ना, ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, ये किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो अभी समर्स में हम डेली देखेंगे, क्या पता है आपको, आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी हैं, XYZ, आप घर पे हैं या कहीं बाहर हैं, या फिर आपने क्या लिया, आप अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, सपोज दिस इज द कोल्ड ड्रिंक बोतल, अभी तक ओपन नहीं किया है, एकदम से पैक्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, एकदम चिल्ड आपने बोतल ली, ठंडी एकदम, और अभी आप रूम टेम्परेचर पे हैं, कोई एसी वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, नॉर्मल फैन और रूम टेम्परेचर। होगा क्या, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इस बोतल पर इस टाइप की वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगेंगे। अभी क्या बोतल में कोई प्रॉब्लम है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आ रही हैं, हमारे आसपास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं। इन आवर सराउंडिंग्स ऑलवेज वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट रहती हैं, स्वेटिंग होती रहती है, वेपराइजेशन होता रहता है, तो वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट है। जब वाटर वेपर जो घूम रहे हैं सराउंडिंग में, वो किसी कोल्ड सरफेस से जैसे टच करेंगे, एनर्जी डिक्रीज होगी, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे एंड दे विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। और ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमें इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर दिखाई देते हैं।
जब इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के सरफेस वाले पार्टिकल से सारी एनर्जी एक तरीके से उनकी एनर्जी बढ़ा दी जाएगी। मतलब कैसे? क्योंकि जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से वो उससे टच हुए, एनर्जी लूज करी, तो एनर्जी गई वहां से। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, उस सरफेस पार्टिकल वाले पार्टिकल्स पे एक टाइम के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स बननी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कह देते हैं? कंडेंसेशन। एंड इफ वी आर कन्वर्टिंग लिक्विड टू डायरेक्टली सॉलिड, दैट इज नेम्ड एज व्हाट? लिक्विड टू डायरेक्टली सॉलिड कह सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड भी कह सकते हैं। दिस इज नेम्ड एज व्हाट? टेल मी। फ्रीजिंग। सिंपल, जो हम डेली यूज कर रहे हैं, अभी समर्स में तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे, फ्रीजिंग प्रोसेस, राइट? आइसक्रीम्स and so many other freezed items we are using. Okay, so on heating, a solid usually changes to liquid. This is known as melting or fusion. And on liquid, on further heating, changes to gas. This is known as vaporization. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid, definitely, and the liquid on further cooling freezes to the solid. इसके अलावा आपको प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं। प्रेशर चेंज करने का मतलब है आपके जो पार्टिकल्स हैं, अगर मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आप प्रेशर कम करते हैं तो पार्टिकल्स एक तरीके से आपने क्या कर रखा है, उसे सॉलिड बना रखा है प्रेशराइज करके। अभी क्या होगा, जब आप प्रेशर रिलीज करेंगे तो पार्टिकल्स दूर होंगे थोड़े से, आपने थोड़ा प्रेशर रिलीज किया, पार्टिकल्स दूर हुए तो लिक्विड में आ गए, थोड़ा और प्रेशर कम कर दिया तो गैसेस फेज में आ जाएंगे, फिर से प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, फिर से लिक्विड, और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। That means the particle states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. In the next class, we will discuss the classification of matter. In today's class, I am not discussing the classification of matter. आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और एक बार मैं मैटर को क्लासिफाई कर देता हूँ कि किस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को क्लासिफाई आप कर सकते हैं। मैटर के बारे में मैं और भी थोड़ी सी बातें बताने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। मैटर के बारे में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैटर या तो होगा मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट, या होगा प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। One is homogeneous and another is heterogeneous. Pure substance, further two types. One is like elements and another is compounds. So in tomorrow class, that will be going to be very interesting because we will discuss some another points in detail. That is homogeneous mixture. What is mixture? What is homogeneous mixture? What is heterogeneous mixture? What is a pure substance? What are elements? What are molecules? What are atoms? What are molecules of compounds? What are molecule of elements? What are examples of compounds? These points we will be discussing in tomorrow class. Okay. So in today's class हमने क्या cover किया actually मैं आपको बता देता हूँ. In today's class I told you the introduction of chemistry. Introduction to chemistry मैंने आपको introduction दिया. Then we have covered introduction of लिख देते हैं. Importance and applications of chemistry. Okay. Then हमने मैटर वर्ड के बारे में देखा. नेचर ऑफ मैटर चेक किया. And in the next class we are going to discuss classification of matter. In the next class we are going to discuss classification of matter. So matter, एक बार मैं quickly बता देता हूँ. Matter is something that has mass and occupies space and can be perceived by its senses, known as matter. Is known as matter. So anything that is what? That is occupying space and having some mass and can be perceived by our senses, that is known as matter. Matter is made up of what? Atoms. मैंने आपको क्या बताया था? Matter is made up of what? Atoms. Atoms are the smallest particles. इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? So this is all about this today's class, everyone. I hope you got each and every concepts.
काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हमने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, एंड उससे आगे की बातें, मिक्सचर्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, एटसेट्रा। तब तक के लिए आई वांट टू गिव यू एन एडवाइस, whatever you have learned today, you have to be revised, you have to recall the points, and you have to practice. Practice makes you perfect. Okay everyone, so thank you so much, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय। Again repeating, practice makes you perfect, so do practice daily. Okay, whatever the concepts you have learned, you can practice them. So thank you so much again.